हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग पहले जो शिक्षा नीति है, न्यू वो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इससे हमारे सीटेट में लास्ट ईयर प्रश्न आए थे, तो इससे प्रश्न आते हैं। तो इस वजह से हम जो समझेंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, उसके बारे में समझेंगे। आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप लोग जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे और उससे लाइक करेंगे, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या है। पहले तो ये जो एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, इसके ये चेयरपर्सन थे। कौन है चेयरपर्सन है ये। इनकी अध्यक्षता में ही ये एजुकेशन पॉलिसी की जो बैठक हुई थी, इनकी ही अध्यक्षता में हुई थी। ये चेयरपर्सन है इसके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। 31 मई 2019 को हुआ था ये जो बैठक हुई थी। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ये चेयरपर्सन है। ठीक है। उसके बाद में इसमें कहा गया है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उनके घर से स्कूल दूर हो, या वो 6 वर्ष से छोटे हों, जो भी कारण है, पर वो स्कूल नहीं जा पाते। उन बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। इसका जो मेन मोटिव जो पहले बताया गया है वो है, जो 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल वापस लाना है। उनको स्कूल में वापस लाना है। इन बच्चों को हमें स्कूल में वापस लाना है। उनका कारण कुछ भी हो, वो 6 वर्ष से छोटे हो, या वो कहीं मतलब काम करते हों, इस वजह से ना आते हों, या उनके घर से स्कूल दूर हो, उनका जो भी कारण हो, पर हमें उन बच्चों को स्कूल वापस लाना है। हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि इनको स्कूल वापस लाना है। फिर है कि जो फॉर्मेट था ना हमारा 10+2 का, 10+2 का, ये हमारा ओल्ड फॉर्मेट, ये ओल्ड फॉर्मेट है, ओल्ड फॉर्मेट हो गया है। जो न्यू फॉर्मेट आया है वो है जो ओल्ड फॉर्मेट था वो था 10+2 का, 10+2, 10th और फिर 10th क्लास तक, फिर 2 तो 12th हो जाता था। अब जो न्यू फॉर्मेट जो है, ये ओल्ड फॉर्मेट 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, वो न्यू फॉर्मेट जो है वो है 5+3+3+4, वो है 5+3+3+4। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
एक ये फॉर्मेट के बारे में दिया गया है, दूसरा टीचर एजुकेशन के बारे में दिया गया है, टीचर एजुकेशन, लैंग्वेज के बारे में दिया गया है इसमें, और इंक्लूसिविटी के बारे में दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, समावेशन के बारे में दिया गया है, कैसे सभी बच्चों को समावेश करना है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में इनके बारे में दिया गया है, ये फॉर्मेट दिया गया है, टीचर एजुकेशन के बारे में दिया गया है, लैंग्वेज और इंक्लूसिविटी समावेशन के बारे में दिया गया है। तो पहले हम ये फॉर्मेट समझेंगे, जो ये 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है। 5, 3, इससे पहले एक बात है कि जो MHRD है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रिसोर्स था मंत्रालय का, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको जो है, इसका नाम जो बदल दिया गया है, इसको कर दिया गया है मिनिस्ट्री एजुकेशन। इसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका नाम बदल कर ये किया गया। अब उसके बाद में हम 5+3+3+4 का फॉर्मेट देखेंगे। इसमें 5, 3, 3 और 4। तो इसमें FPMS। तो F से फाउंडेशन आता है, फाउंडेशन, F का मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन, और P का मतलब है प्रिपरेटरी, फिर उसके बाद मिडिल, फिर सेकेंडरी। फिर है फाउंडेशन को हिंदी में मूलभूत चरण बोलते हैं, मूलभूत चरण। वैसे इसको इंग्लिश में याद रखो तो ठीक रहेगा, मूलभूत चरण। अगर इंग्लिश में अगर दिया जाता है तो ठीक है, हिंदी में फाउंडेशन लिख कर आता है, नहीं तो फिर आप इंग्लिश में जो पेपर आता है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ होता है उसमें से आप देख लें। मूलभूत चरण, ये प्रारंभिक चरण है, दूसरा प्रारंभिक चरण। फिर है माध्यमिक होता है, और फिर सेकेंडरी, ये मध्य होता है, मिडिल मतलब मध्य चरण, और सेकेंडरी होता है माध्यमिक चरण, माध्यमिक। ठीक है कि F से फाउंडेशन हुआ, प्रिपरेटरी हुआ, मिडिल और सेकेंडरी। अब ये 5, 3 और 3+4 क्या है, इसमें है कि ये जो टोटल ये ईयर्स हैं, 5, 3, 3 और 4, ये 15 ईयर्स हैं। कितने ईयर्स हैं, ये जो टोटल ईयर हैं ये कितने हैं,
15 ईयर्स का ये फॉर्मेट है, मतलब 15 ईयर्स का ये फॉर्मेट है, टोटल 15 सालों का है ये। अब इसमें जो बच्चों की जो एज होगी, जो फाउंडेशन है, ये जो 5 साल हैं, इसमें बच्चा 3 से 8 वर्ष तक का, 3 से 8 वर्ष तक का बच्चा, 3 से 8 वर्ष तक का बच्चा है। इसमें क्या होगा, 3 क्लासें होंगी। बच्चा पढ़ेगा प्ले ग्रुप, फर्स्ट और सेकेंड। 3 से 8 वर्ष का बच्चा इसमें पढ़ेगा, जो कुछ भी प्ले, नर्सरी या जो कुछ भी हो, प्ले ग्रुप, प्ले, फिर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 3 से 8 वर्ष का बच्चा। फिर है 8 से 11, 8 से 11 वर्ष। अब 8 से 11 वर्ष में है, इसमें भी 3 पार्ट होंगे, 3rd, 4th और 5th पढ़ेगा, 3rd, 4th और 5th पढ़ेगा। फिर है 11 से 14, 11 से 14 वर्ष का। फिर इसमें 6th, 7th और 8th आएगा। फिर उसके बाद में है 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। इसमें 9th, 10th, 11th और 12th पढ़ेगा, ठीक है। इनकी एज ये है, ये 5+3+3+3 4 का फॉर्मेट है। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, पहले को फाउंडेशन बोलते हैं, दूसरे को 3 जो है प्रिपरेटरी बोलते हैं, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी बोलते हैं। जो 5 वाला जो फॉर्मेट है उसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आएंगे, प्ले ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब पढ़ेंगे। फिर है सेकेंड में 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे, इसमें 3rd, 4th और 5th पढ़ेंगे। फिर है 11 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे, 6th, 7th, 8th पढ़ेंगे। फिर 14 से 18 वर्ष के बच्चे आएंगे, 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, जो हमारा फॉर्मेट था उसमें सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी। 6 वर्ष से जो पहले के बच्चे थे उनके बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन अब 3 से 8 वर्ष, यानी 3 वर्ष के बच्चे हैं उनसे बात की गई है। तो इस फॉर्मेट में ये चेंजमेंट है। फिर इसके बाद में जो कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो अनुशंसित स्कूली शिक्षा संरचना जो है वो कौन सा है, तो 5+3+3+4, इस ऑप्शन पे हम लोग टिक लगाएंगे। ये जो लिखा होगा 5-3-3-4, इसको याद रखें। तो ये फॉर्मेट है। अब इसके बाद में है ये फॉर्मेट देने का मतलब, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन मोटिव बताया है वो बताया है चिल्ड्रन का, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बच्चों का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। PCSE यानी PCSE फिजिकल, होलिस्टिक में फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इनका जो बताया गया बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस पर इन्होंने फोकस किया है कि PCSE फिजिकल भी हो, कॉग्निटिव भी हो, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो और भावात्मक हो। ये सभी प्रकार से इनका डेवलपमेंट हो, सभी प्रकार से इनका विकास हो, इनका समग्र विकास हो। होल का मतलब पूरा, तो इसमें उसी से बना है समग्र विकास हो, सभी तरह से इनके सभी पक्षों का विकास हो, इस पर कहा गया है। फिर उसके बाद में स्किल्स के बारे में है। जो
21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, 21वीं सेंचुरी शताब्दी की, 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स हैं, सेंचुरी की स्किल्स, 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स हैं वो बताएंगी CDP की तरह, कि मतलब इस स्किल्स में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचें, इस पर भी ध्यान देना है कि हाउ टू थिंक, उन्हें कैसे सोचना है, उनकी सोच विकसित करनी है, वो सोच सके, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो CDP का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग हो उनमें, C से मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग हो, फिर डिसीजन मेकिंग हो वो, डिसीजन मेकिंग, और P से है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो उनमें। सेंचुरी में जो स्किल्स डेवलप करने हैं वो कैसे सोचें, हाउ टू थिंक, तो इसमें कहा गया CDP, ये 3 वर्ड दिए गए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हो उनमें, वो क्रिटिकल सोच सकें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डिबेट कर सकें, क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, डिबेट करें, क्रॉस क्वेश्चन करें। उनके अंदर ऐसी थिंकिंग डेवलप करनी है कि वो डिबेट कर सकें, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकें। फिर डिसीजन मेकिंग हो, वो कोई भी चीज़ का अपने आप से डिसीजन ले सकें और सही अच्छा डिसीजन ले सकें, ये स्किल डेवलप करना है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नए नए तरीक़ों से या नए विचारों से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये 21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स के बारे में बताया गया, हाउ टू थिंक, तो ये CDP ऐसे करके याद रखें, CDP, C से क्रिटिकल थिंकिंग, D से डिसीजन मेकिंग और P से प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में डिबेट, क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, डिसीजन मेकिंग बने, अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें और प्रॉब्लम सॉल्विंग बने। फिर इसके बाद में है कि लर्निंग टू लर्न, ये भी बताना है कि मतलब कैसे सीखें, वो सीखना कैसे सीखना है उसे, लर्निंग टू लर्न, जो सीखना है, सीखना हाउ टू लर्निंग लर्न, यानी कि सीखना कैसे सीखें, सीखना उन्हें सीखना है तो वो कैसे सीखें, तो वो हो जाएगा कि ग्रुप में सीखें, ग्रुप में सिखाएं बच्चों को, ग्रुप में सीखना सीखें, वो उनमें डेवलप करना है कि बच्चे ग्रुप में सीखें, जो सीखना है वो ग्रुप में सीखना सीखें। और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएं। ग्रुप में सीख पाएँ और जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएँ, इस प्रकार से उन्हें एजुकेशन शिक्षा देनी है, सीखना सिखाना है कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सीखें और ग्रुप में सीखें। ये इसके बारे में कहा गया कि कैसे सीखें, तो ऐसे ही सीखना है कि ग्रुप में सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में सीखें, एक्टिविटी करके सीखें और जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके सीखें। उसके बाद में है जो असेसमेंट है हमारा, असेसमेंट आकलन,
वो 360 डिग्री का होना चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट, आकलन, आकलन जो है 360 डिग्री का होना चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट हो। इसमें क्या है कि सेल्फ असेसमेंट भी हो, सेल्फ असेसमेंट भी हो, स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट हो जिससे बच्चा स्वयं का आकलन कर सके। फिर है कि पीयर असेसमेंट हो, पीयर असेसमेंट, पीयर मतलब ग्रुप, ग्रुप में आकलन हो, उसके सहपाठी के द्वारा आकलन हो, जो ग्रुप में आकलन हो या उसके जो सहपाठी हैं, पीयर सहपाठी हैं, उनके द्वारा आकलन हो। ठीक है। उसके बाद में है टीचर असेसमेंट हो, अध्यापक के द्वारा भी आकलन हो उनका। सेल्फ असेसमेंट खुद के द्वारा आकलन कर सकें, अपने सहपाठी द्वारा उनका आकलन हो, और टीचर यानी अध्यापक के द्वारा आकलन हो। और जो ये जो 360 डिग्री का जो असेसमेंट ये कार्ड है, इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बोलते हैं। कार्ड भी कहते हैं। इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इसलिए कहते हैं कि ये जो वो प्रोग्रेस है, इसके द्वारा जो बच्चे का जो विकास होगा वो होलिस्टिक होगा, समग्र होगा। इसलिए इसको 360 डिग्री जो असेसमेंट है, इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं। इसमें जो ये आकलन है, जो असेसमेंट है, वो कैसा है, CAP से होना चाहिए। जैसे CAP कॉग्निटिव हो, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव असेसमेंट हो, अफेक्टिव हो और साइकोमोटर हो। संज्ञानात्मक हो, प्रभावित हो और गत्यात्मक, इनका आकलन जो है वो संज्ञानात्मक हो, प्रभावी हो और गत्यात्मक हो। 3 तरीके से इनका आकलन है, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इस प्रकार इनके आकलन के बारे में कहा गया, जो आकलन है वो 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आकलन के बारे में एक परख जो है, परख एक फ्रेमवर्क है, उसके बारे में बताया गया है। परख परख का फुल फॉर्म है, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस knowledge for holistic development। ये परख का फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
ये परख एक बॉडी फ्रेम है, एक फ्रेम है, आकलन के लिए एक फ्रेम है, आकलन के लिए फ्रेम बनाया गया। फ्रेम बनाया गया। ये एक परख इसको शॉर्ट में कहते हैं, वैसे इसका एक फुल फॉर्म ये है, ये एक आकलन के लिए फ्रेम बनाया गया है। इसमें बताया गया है जो हमारा आकलन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल लचीला हो आकलन। तो ये परख के बारे में है कि ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है इसके द्वारा जो आकलन है वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। उसके बाद में है NCPFE ये है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। केयर एंड एजुकेशन। ये जो NCPFECE है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसमें है कि ये जो है 2025 तक इस फ्रेमवर्क को तैयार किया जाए है। ये जो एक फ्रेमवर्क है इसको 2025 तक तैयार किया जाए। ये जो फ्रेमवर्क है इसको 2025 तक तैयार किया जाए। ये किसके लिए तैयार किया जाएगा? जो 8 वर्ष तक की एज के जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पूरी देखरेख और विकास के लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये तैयार किया जाएगा। जो 8 वर्ष की एज तक के बच्चे हैं, आठ वर्ष की एज तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए, समग्र विकास और देखभाल के लिए ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा NCPFECE, ये 2025 तक कहा गया इस फ्रेमवर्क को तैयार किया जाए। इसमें जो है 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनका समग्र विकास इसके द्वारा किया जाएगा और उनकी देखभाल संपूर्ण की जाएगी। उनका विकास के लिए संपूर्ण विकास किया जाएगा, देखभाल और संपूर्ण विकास इसी फ्रेमवर्क के द्वारा किया जाएगा जो 2025 तक तैयार करने के लिए कहा गया है। उसके बाद में है, तो इसमें जो शिक्षा का जो मेन मोटिव है वो है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट बताया गया है कि बच्चे का जो संपूर्ण और समग्र विकास है वो कैसे हो।
हर तरीके से उसका विकास होना चाहिए, शारीरिक हो या संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक हो, सभी तरीके से उसका विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है। और मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि बच्चे को सीखने दो, चाहे वो मातृभाषा में सीखे, उस पर किसी भी भाषा का दबाव नहीं डालना है। फिर इसमें जो पॉइंट है वो है कि जो सभी सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स लिया हो या मैथ लिया हो, उसने जो कुछ भी लिया हो, सभी की इम्पोर्टेंस हो, सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, जो मतलब हम लोग ऊपर जो 9th 10th 12th में जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें बताया गया है कि जो सभी सब्जेक्ट हैं सभी की इम्पोर्टेंस हो। ये नहीं कि सिर्फ मैथ या साइंस की हो या कुछ हो, सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हो। और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हो और एक व्यावसायिक शिक्षा भी हो। जब जो क्लास 6 होती है, 6th क्लास से ये जो व्यावसायिक जो शिक्षा के बारे में जो बताया जाएगा वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और क्लास 6 से उन्हें एक ऐसा स्किल सिखाया जाना चाहिए कि जिससे वो अपना मतलब जो जीवन है, जीवन यापन कर सकें। कुछ एक ऐसी स्किल्स उन्हें क्लास 6 से सिखाई जानी चाहिए जिससे वो जब वो स्कूल से निकले तो वो अपनी मतलब जो व्यावसायिक जीवन है, जो अपना जीवन यापन है, वो कर सके। तो इस शिक्षा पर भी बताया गया है। फिर आगे है कि इसी को बताया गया है कि स्कूल से जब बच्चे निकलें तो उनमें एक ऐसा स्किल हो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। फिर है कि लर्निंग का जो स्टैंडर्ड है, सीखने का जो स्टैंडर्ड है, सीखने का स्टैंडर्ड कॉमन होना चाहिए। फिर चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, पर जो सीखने का जो स्टैंडर्ड है वो कॉमन होना चाहिए। वो प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल हो। कि जो प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल हो, उसमें जो सीखने का जो स्टैंडर्ड है जो बताया गया है ये कॉमन होना चाहिए। फिर उसके बाद में है नेशनल एक मिशन चलाया गया, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन का मतलब जो पहली एज ही बताई गई थी 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो इसमें कहा गया बच्चा 8 वर्ष तक बच्चा जब 8 वर्ष का हो, 8 वर्ष तक बच्चों को बेसिक नंबर्स की जानकारी हो जाए। बेसिक नंबर्स
की जानकारी हो जाए। जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो एक फाउंडेशन चलाया गया है, एक नेशनल मिशन चलाया गया, उसमें कहा गया है कि जो 8 वर्ष तक का जब तक बच्चा हो उसे जो है बेसिक नंबर्स की जानकारी हो जाए। छोटे छोटे प्लस है, माइनस है, या ये जो छोटे छोटे नंबर्स होती हैं उनकी हर तरीके से उन्हें 8 वर्ष तक जानकारी हो जानी चाहिए। ये एक नेशनल मिशन है। कौन सा मिशन है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये नेशनल मिशन है कि 8 वर्ष तक के बच्चे सीख जाएंगे। फिर उसके बाद में है शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, शिक्षा पर जो व्यय है वो 4.3 से बढ़ाकर 4.3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। 6% किया गया कि इतना खर्च किया जाए। 4.3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर उसके बाद में है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि बच्चा किसी भी जेंडर का हो, किसी भी ग्रुप का हो, या उनमें कोई डिसेबिलिटी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को समान शिक्षा दी जाए, समान प्रकार से समावेशित किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन में है बच्चा किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति वर्ग, उससे मतलब नहीं, किसी भी जाति वर्ग का हो या किसी भी लिंग हो, जेंडर पे भी ध्यान नहीं देना है। या उनमें कोई डिसेबिलिटी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो, उन्हें या अधगम विकार हो या शारीरिक विकार हो। सभी को शामिल करना है। किसी भी वर्ग के हो, लिंग के हो, या उनमें अधिगम विकार हो या शारीरिक विकार हो, सभी को शिक्षा में शामिल करना है। और इन लोगों को सभी को व्यावसायिक शिक्षा जरूर देनी है, जिससे ये आर्थिक रूप से कुछ कमा सकें, आर्थिक रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। तो इन लोगों को सभी को शिक्षा देनी है और व्यावसायिक शिक्षा जरूर देनी है। फिर उसके बाद में है बच्चे को परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाए, समाज से जोड़कर, परिवेश से जोड़कर, उनकी रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाए। बच्चों को रियल लाइफ से या अपने परिवेश से जोड़ें। बच्चे की जो शिक्षा है उसको रियल लाइफ से जोड़ें, उन्हें उनसे जोड़ कर पढ़ाएं। बच्चों की शिक्षा को रियल लाइफ से जोड़ें, उससे परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं और उनकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएं, लेसन प्लान बनाएं या उसके अनुसार ही उन्हें शिक्षा दें। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटी आधारित शिक्षा दें।
मतलब है कि जो उनकी जो नीड है, उनकी आवश्यकता है, उसको समझें कि वो देखकर सीखेंगे या करके सीखेंगे या जैसे भी वो सीखते हैं, तो उनकी नीड अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए। फिर है सीखने के तरीकों में, सीखने के जो तरीके हैं वो होलिस्टिक हों, जो सीखने के तरीके हैं वो बोरिंग नहीं होने चाहिए। सीखने के जो तरीके हैं वो बोरिंग ना हो, होलिस्टिक हों, सर्वांगीण विकास वाले हों, होलिस्टिक हों और इंजॉयबल हों, इंजॉयबल हों और एंगेजिंग हों। सीखने के तरीके ऐसे होने चाहिए, होलिस्टिक हो, इंजॉयबल हो, इंगेजिंग हो। मतलब उन्हें सीखने में बोरिंग महसूस ना हो, उनका सर्वांगीण विकास हो और उन्हें अच्छा भी लगे सीखने में और वो मन से सीखें जिससे, ठीक है, ये कहा गया है। फिर है कि जो गर्ल्स हैं उनकी शिक्षा के लिए एक फंड लाया जाए। लड़कियों की शिक्षा के लिए, गर्ल्स की शिक्षा के लिए बहुत सी जगहों पर अभी भी लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं या जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए फंड लाया जाएगा, फंड लाया जाएगा। उनके लिए फंड लाया जाएगा, जो योजना लाई जाएगी जिससे कि वो स्कूल में जाएं और पढ़ें। फिर है कि बोझ वाली शिक्षा ना दें, जो ज़रूरी है उसी शिक्षा को दें। जो बोझ की शिक्षा होती है, काम की चीज़ें ही पढ़ाएं, जो चीज़ें काम आए वही पढ़ाएं, काम की चीज़ें पढ़ाएं, बस्ते पर बोझ ना ज़्यादा आए। जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ाएं, बोझ वाली शिक्षा ना पढ़ाएं। और जो बच्चे की जो लैंग्वेज हो जिसमें वो सीखे, वो मदर टंग होनी चाहिए। 5th तक तो मदर टंग होनी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है उसकी तो मदर टंग से ही सीखना चाहिए, लैंग्वेज मदर टंग हो, मातृभाषा हो, जो उनकी सीखने की जो भाषा है वो मातृभाषा हो, सीखने की भाषा मातृभाषा हो। ये नहीं कहना चाहिए कि इंग्लिश ही बोलनी है या उन्हें उर्दू ही बोलनी है, उनकी जो भी मातृभाषा हो उन्हें उसी भाषा में सीखने देना चाहिए। उन्हें उन पर कोई भी भाषा थोपनी नहीं चाहिए। फिर है कि बहुभाषिता सीखने का मौका हो, बहुभाषिता सीखने का मौका अगर हो तो ये तो बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुभाषिता सीखने का मौका मिले। अगर बच्चे क्लास में अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो उनके विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुभाषिता को इसमें अच्छा माना गया है। फिर उसके बाद में है कि एक NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, एक ये टीम है NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ये टीचर का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा जिसमें कि क्लास 5th तक बच्चों को ये पढ़ाएंगे, 5th तक बच्चों को पढ़ाने के लिए ये तैयार किया जाएगा फ्रेमवर्क।
ये 5th तक बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाएगा तैयार, NPST। फिर इसके बाद में ये था चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में, इसमें NEP नेशनल एजुकेशन में। फिर कुछ 1-2 पॉइंट टीचर एजुकेशन के बारे में भी इसमें दिए गए हैं। टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन NCTE, NCTE जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। इसमें है कि 2030 तक कंपलसरी होगा कि जो बीएड है वो 4 साल की हो, 4 वर्ष की होगी। अभी ये लागू नहीं हुआ है, इस पर कहा गया है, देखो शायद ये 2030 तक होगा कि कंपलसरी होगा कि बीएड 4 वर्ष की होगी। फिर इसके अलग अलग फ्रेमवर्क होंगे, जिसने BSc किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा तो उसकी 1 या 2 साल की होगी, और जिसने नहीं किया होगा 12th की बात करेंगे तो उनकी 4 साल की होगी। ये तब 2030 तक ये उसमें कुछ आएगा, तब पता चलेगा 2030 तक हो उसमें, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, 2030 तक होगा। फिर है कि एक है CPD कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक ये फ्रेमवर्क है CPD कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि हमेशा जो प्रोफेशनल है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होगा, 50 आवर का ऑनलाइन ऑफलाइन ये एक ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये एक ट्रेनिंग है ऑनलाइन ऑफलाइन जो कि 50 घंटों की है, 50 आवर की। मतलब जो टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे अब ये परिवर्तन लाओ, उसी का हिस्सा है CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की 50 आवर की ऑनलाइन ऑफलाइन एक ट्रेनिंग होगी जिसमें सिखाया जाएगा। तो ये हमारा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा पार्ट था इतना। तो इसमें जो मेन जो पॉइंट जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि पूरा संपूर्ण उनका विकास हो, और वो जो पढ़ने के लिए जो यूज़ करेंगे वो उनकी क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो मदर टंग होनी चाहिए। ये 2-3 जो पॉइंट है इन पर फोकस किया गया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग हो, ना कि उन्हें इंग्लिश के लिए किसी के लिए फोर्स किया जाए। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर जैसे 12th क्लास 11th क्लास तक जो उच्च स्तर की शिक्षा है, इसमें भी अगर मदर टंग में बच्चे को सीखता है तो सीखने दें। वैसे 5th तक तो बोला गया है कि उन पर कोई भी भाषा ना थोपी जाए, उन्हें सिर्फ मदर टंग में सीख दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ आई होगी, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।